वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। जितने भी ये प्रश्न हैं सारे के सारे आपकी परीक्षा हेतु काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अधिकतर प्रश्न जो यहाँ पर वे संकलित हैं जो कि हमें नए पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, चाहे आप एचपी सेट की बात करें या फिर एचपी पीजीटी की बात करें, उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये एक नई सीरीज आपके समक्ष लाया हूँ, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आते होंगे उन्हें आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो आपको नोट करना चाहिए ताकि आप भविष्य में रिवीजन हेतु एकदम से इन्हें निकाल सकें। सेट के लिए भी उतने महत्वपूर्ण है जितने महत्वपूर्ण ये पीजीटी की हिंदी के लिए होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा एचपी पीजीटी हिंदी और सेट के लिए क्वेश्चन पेपर की सीरीज लॉन्च कर दी गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसे परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हाँ, अगर आपको अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पेज के साथ नहीं जुड़े हैं तो लिंक उनके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमारे सभ्यता दर्पित शिष्ट समाज का काव्यानंद छिछला और उसका लक्ष्य सत्ता मनोरंजन मात्र है, यह अंश किस रचना से उद्धृत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा हेतु। तो जो ये प्रश्न पूछा गया है आपसे परीक्षा में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण होगा ये आपकी आगामी परीक्षा हेतु। ये सेट का प्रश्न पत्र है। तो पहले का जो सही विकल्प होगा माटी की मूर्ति, माटी की ठकुरी बाबा, माटी की मूर्ति ठकुरी बाबा का ये विकल्प होगा। ठकुरी बाबा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी ठकुरी बाबा। महादेवी वर्मा से संबंधित और भी तथ्य आपको बता देता हूं। जो महादेवी वर्मा है ये आपके छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं। अगर महादेवी वर्मा के आपको समय के बारे में पूछा जाएगा कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1905 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। इसी के साथ देखिए और तथ्य आपको बता देता हूं। जो महादेवी वर्मा है इनके द्वारा महिलाओं के, बहुत प्राचीन तो नहीं है, 1905 के आसपास की लेखिका है। उस समय भी देखिए इनके अंदर इतनी जागृति थी कि इन्होंने महिलाओं के हक के बारे में काफी सारी चीजें लिखी हैं। श्रृंखला की कड़ियां ये महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना मानी जाती है। पथ के साथी, मेरा परिवार इत्यादि इन्हीं की रचनाएं हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 2, उत्तर फाल्गुनी क्या नहीं है। तो बताना है उत्तर फाल्गुनी क्या नहीं, इसमें क्या वर्णित नहीं है। तो दूसरे का सही विकल्प होगा बाणप्रस्थ। जो बाणप्रस्थ का ये वर्णन उत्तर फाल्गुनी में नहीं होगा। काल नतीन ये तो है, उपंग वाद्य ये भी है, त्रिभंग ये भी है, ये 3 विषय इसके अंदर है, परंतु बाणप्रस्थ का वर्णन उत्तर फाल्गुनी में नहीं किया गया है। प्रश्न बन सकता है कि उत्तर फाल्गुनी किसकी रचना है। तो जो उत्तर फाल्गुनी है ये आपकी विद्यानिवास मिश्र की रचना होगी। ठीक है, इस प्रश्न में आप लोग सुधार करिएगा। इसमें जो सही विकल्प होगा तो वो उत्तर फाल्गुनी बाणप्रस्थ का वर्णन नहीं है, ये उत्तर फाल्गुनी के आसपास ये निबंध विधा की रचना है। किसकी होगी, ये कुबेरनाथ राय की होगी, विद्यानिवास मिश्र की नहीं होगी। इसमें आपने सुधार कर लेना है। तो जो कई बार पूछा जाता है विद्यानिवास मिश्र की रचना कौन सी है जो हमें नेट के या फिर सेट के सिलेबस में लगी हुई है, तो वो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, रचना काल के अनुसार हबीब तनवीर के नाटकों का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही क्रम हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा सही विकल्प ए। सबसे पहले आगरा बाजार, फिर मिट्टी की गाड़ी, द ब्रोकन ब्रिज, जहरीली हवा। ये सारे के सारे नाटक किसके होंगे, हबीब तनवीर के होंगे, इसका ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे हमें पीजीटी के सिलेबस में लगे हुए ना, तो ये नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपके लिए सीरीज लाया हूँ। परिंदे, तो बताना है कि एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है, तो इन दोनों का मिलान करना है। जो पीजीटी की परीक्षा है ना वहां पर आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। परिंदे इसकी कौन सी पात्रा है, मैंने आपको जो जिन्होंने मतलब पेड बैच ज्वाइन किया है वो इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया उनको बता देता हूँ। परिंदे कहानी, परिंदे कहानी से संबंधित पात्रा कौन है, तो ये हो जाएंगी आपकी लतिका। गैंग्रीन कहानी से संबंधित कौन है, मालती।
और आकाशदीप से संबंधित कौन है? चंपा। और तीसरी कसम से संबंधित कौन सी है? कौन सा? हीराबाई। ये सारे सुमेलित पात्र हो जाएंगे, जितने की सारे के सारे ये महिला पात्र हैं, ये भी ध्यान रखना आपने, महिला पात्र हैं ये। फिर देखिए आगे क्या है, इसका सही मिलान कौन सा होगा? ए का 4। ए का 4 कहां पर है? दो जगह है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। फिर 2 का 3 गैंग्रीन मालती। बी का 3 कहाँ होगा? बी का 3 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि पहला ही मिलान इसका उचित नहीं है। यहाँ पर पहला मिलान सही था, परंतु यहाँ पर बी का 2 गया है, इसलिए सही नहीं होगा। तो हमारा सही होगा। इस तरह से का चुनाव कर सकते हो और जो सही विकल्प होते हैं उनका सही मिलान करिए। बाकी जो आपको नहीं आते होंगे तो उनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने दो विकल्पों का ही मिलान कर लिया, तो हमारे प्रश्न ये निकल गए। सी का क्या बताया गया है? 2। सी का देखिए 2, आकाशदीप की चंपा हो गई, और डी का 1, बाकी के मिलान भी यहाँ पर मिल जाते हैं। ये एक मेथड होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आप इसको ध्यान में रखकर अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। फिर अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। गिल, अब तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं है, जनता सदा मूक भी नहीं रहती। किसका कथन होगा ये? पहले तो आपने ध्यान रखना है कि जो ये कथन है किस रचना से लिया गया है? उपन्यास से लिया गया है। किस उपन्यास से? झूठा सच उपन्यास से। और जो झूठा सच उपन्यास किसका है? यशपाल जी का है झूठा सच उपन्यास। ये ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। इसमें इसका 1958 से लेकर 1960 के आसपास का है। तो जो ये विकल्प है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है आपके डॉक्टर प्राणनाथ के द्वारा। डी सही विकल्प होगा यहाँ। बाकी कनक, पुरी, तारा, डॉक्टर प्राणनाथ, ये सारे के सारे पात्र होंगे झूठा सच के, इसलिए ध्यान रखना है, कभी आपसे ये विकल्प पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 6। खड़ी बोली को किस भाषाविद ने देशी हिंदुस्तानी कहा था? खड़ी बोली को किस भाषाविद ने देशी हिंदुस्तानी कहा था, ये बताइए, इसका क्या सही विकल्प होगा? तो जो छठे का सही विकल्प होगा डी। जो ग्रियर्सन थे, इनके द्वारा खड़ी बोली को देशी हिंदुस्तानी कहा गया था। काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपकी परीक्षा हेतु होगा। सीधे सीधे से प्रश्न पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा हेतु। देखिए जो जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका पूरा नाम होगा, आयरलैंड के ये रहने वाले थे और इन्होंने भाषा के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण काम किया था। ये गिने जाते हैं टॉप जिन्होंने काम किया भारत में भाषा विकास के लिए। हिमाचल की भाषा के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है? इनके इतिहास ग्रंथ का नाम पूछा जा सकता है कि इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये इनका इतिहास ग्रंथ है, काफी महत्वपूर्ण है और इसे सही अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, और इसे इंग्लिश भाषा में इनके द्वारा लिखा गया था। ये भी ध्यान रखना है आपने। और जितने भी प्रश्न हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आपने बताना है कि इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए। क्या आपको ये जो सीरीज हमारे द्वारा लाई जा रही है अच्छी लग रही है कि नहीं? अगर अच्छी लगेगी तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है सेट के, तो आगे भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सेट और पीजीटी और नेट, ये इनके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो देखिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चलाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। किसका ये कथन है? तो जो 7वें का सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प सी, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कथन कहा गया था। काफी महत्वपूर्ण कथन है, ये आप याद रखना, पूछा जा सकता है पीजीटी की परीक्षा हेतु। ये जो देखिए यहाँ पर नाम आ गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये हिंदी साहित्य के एक आधार है, एक रीढ़ है। इनके बिना हिंदी साहित्य के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि इन्होंने जो मान्यताएं दी थी उस समय, वो आज भी बिल्कुल की बिल्कुल वैसी ही स्वीकार की जाती हैं। चाहे आप पीजीटी की परीक्षा लीजिए, एलटी टेट की परीक्षा लीजिए, एलटी कमीशन की परीक्षा लीजिए, नेट की परीक्षा लीजिए, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, वहां पर आधार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास को ही रखा जाता है। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। ये भी काफी पूछा जाता है परीक्षा में। फिर एक और प्रश्न, कहां से इसे पब्लिश किया गया था?
नागरिक प्रचारणी सभा काशी से, नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित किया गया था। ये ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है 8, समासयुक्त पदावली की प्रधानता होती है। समासयुक्त पदावली की प्रधानता कहाँ होती है ये बताना है। तो 8वें का सही विकल्प होगा विकल्प बी, ओज गुण में। कहां पर? ओज गुण में, विकल्प बी यहां सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 9, भारतेंदु युग में पंक्ति हमारो उत्तम भारत देश किन के द्वारा रचित है। पहले तो ध्यान रखिए जो प्रस्तुत पंक्ति है ये भारतेंदु युग के किसी विद्वान की या लेखक की होगी। किसकी होगी ये बताना है। तो जो ये पंक्ति हो जाएगी ना, ये हो जाएगी आपके राधाचरण गोस्वामी जी की। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो 9वें का सी। देखिएगा जो ये उत्तर लगी हुई पीडीएफ ये हमारे पेड मेंबर्स को मिल जाएगी, आप इसकी टेंशन मत करना। इसी के साथ यहाँ पर आपको ये भी जानकारी दे रहा हूँ, अगर आपके कोई नियर डियर हैं जो एलटी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारा प्लेटफॉर्म बता सकते हो। हमारी टीम के द्वारा उनके लिए नया बैच लॉन्च कर दिया गया है। कोई एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न पंक्तियों को कवि के साथ सुमिलित कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं सुमिलित। यहाँ पर देखिए प्रमुख पंक्तियां हैं और यहाँ पर कवि या लेखक है जिनके द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं, तो इनका मिलान कर लेते हैं। देखिए, उसर हृदय राम सनी होई रे, उसर हृदय राम सनी होई रे, ये किसकी पंक्ति हो जाएगी? ये पंक्ति हो जाएगी जायसी की। फिर है पीयू वियोग अस बाउर जीव, पीयू वियोग अस बाउर जीव, ये किसकी पंक्ति होगी? रुकिए, ये गलत बता दिया आपको मैंने, हमारा इरेजर कहाँ है, इसको इरेज कर देते हैं। उसर हृदय राम सनी होई रे, जहां पर राम नाम आता है तो कबीर की ही पंक्ति होती है मैक्सिमम टाइम। फिर है पीयू वियोग अस बाउर जीव, ये पंक्ति किसकी होगी? तो ये जायसी की हो जाएगी। अगली पंक्ति है यहाँ पर अपनी सुभग शीतल कमल त्रिविध ज्वाला हरण, ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति होगी आपकी मीराबाई की। अंतिम पंक्ति कौन सी है ये भी बता देते हैं आपको। हमारा पेन का कलर कौन सा था? ये था, हाँ यही होगा। तो भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला, तो आप आइडिया लगा चुके होंगे कि कोसला रघुपति ये कहां से किससे संबंधित होंगी ये पंक्तियां। तो ये हो जाएंगी अपने तुलसीदास जी की पंक्तियां। ठीक है, इस प्रकार देखिए आप मिलान कर सकते हैं। एक का दो कहां पर सही होता है? एक का दो, एक तो यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है। फिर आगे देखिए मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी उस माध्यम से आप इन्हें ठीक कर सकते हो। बी का तीन कहाँ है? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। देखिए ये तो गलत हो गया, ये तो पहले से एलिमिनेट किया गया था, गलत था, ये भी गलत। कौन सा सही हो रहा आगे हमारा? ये वाला ठीक हो रहा है। तो इस तरह से बाकी के विकल्प इसके सही होंगे, जैसे कि सी का एक देखिए ठीक है, डी का चार ये सही है। इसी तरह से हम अपने जब हम तैयारी कर रहे थे ना, इसी तरह से हम प्रश्नों को एलिमिनेट करके अपने उत्तर बना लेते थे। आपके लिए भी एक ट्रिक बता रहा हूँ, काफी फायदेमंद होगी। सही ढंग से देखोगे तो 4 पंक्तियां यहाँ से आपकी निकल सकती हैं। पहला, उसर हृदय राम सनी होई रे, कबीर की पंक्ति। पीयू वियोग अस बाउर जीव, जायसी की पंक्ति। सुभग शीतल कमल त्रिविध ज्वाला हरण, मीराबाई की पंक्ति। भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला, तुलसीदास की पंक्ति। अगला प्रश्न है 11, चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा, सब ठाठ धरा रह जाता बन घन बस दूर क्षितिज का तारा। प्रस्तुत पंक्तियां अरे यायावर रहेगा याद के शीर्षक से संबंधित है कि किस शीर्षक से संबंधित है? पहले तो आपको ये प्रश्न ही याद रखना है, खासकर मैं ये सेट वालों के लिए कह रहा हूं कि जो ये प्रश्न होगा आपको पूछा जा सकता है कि ये किस यात्रा वृत्तांत से ली गई हैं। तो ये ली गई पंक्तियां अरे यायावर रहेगा याद। दूसरा प्रश्न है ये किसकी पंक्तियां होंगी? अज्ञेय की पंक्तियां होंगी, ये भी ध्यान रखना आपने। फिर जो अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है अरे यायावर रहेगा याद, ये किस शीर्षक के अंतर्गत है उनके? तो 11 का जो सही विकल्प होगा ना
तो ये होगा परशुराम से तरखुम। तुरखुम या तरखुम भी कहा जाता है, परशुराम से तुरखुम। ये इस शीर्षक के अंतर्गत ली गई है। माजुली, किरणों की खोज में, बहता पानी निर्मल, परशुराम से तुरखुम, ये सारे के सारे जो शीर्षक हैं ये अरे यायावर रहेगा याद के अंतर्गत लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए 12, संस्कृति की संग्राहकता की हिमायत करने वाले कौन हैं? संस्कृति की संग्राहकता की हिमायत करने वाले कौन हैं ये बताना है। तो जो 12 का सही विकल्प होगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी। जो अज्ञेय हैं ये संस्कृति की संग्राहकता की हिमायत करते हैं, ठीक है, अर्थात बल देते हैं इस तरफ। ये 12 का सही विकल्प यहाँ बी होगा। अगला प्रश्न है भारत दूरदर्शन। सेट की परीक्षा में लगा हुआ है, नेट की परीक्षा में लगा हुआ है और अपनी पीजीटी की परीक्षा में भी लगा हुआ है, काफी महत्वपूर्ण है। पहले तो आप ये बताइएगा भारत दूरदर्शन किसकी रचना है, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसका उत्तर नहीं दूंगा मैं। ये नाटक विधा की रचना है और इसमें कितने अंक है ये बताना है। तो जो 13 का सही विकल्प होगा भारत दूरदर्शन है, इसमें 6 अंक हैं, तो बी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 14, इसमें क्या पूछा गया है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के लेखक कौन है? व्यंग्यात्मक कहानी है, ये भी ध्यान रखना कैसी कहानी है, व्यंग्यात्मक कहानी है ये, व्यंग्यात्मक। इस कहानी के लेखक कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे आपके हरिशंकर परसाई। सेट और नेट की परीक्षा में लगा हुआ है और पीजीटी के लिए भी उतना महत्वपूर्ण है जितना सेट और नेट के लिए है ये। फिर देखिए प्रश्न संख्या 15, शरद पूर्णिमा की रात किस उपन्यास का अंश है? शरद पूर्णिमा की रात किस उपन्यास का अंश है ये बताना है। तो जो 15 का सही विकल्प हो जाएगा ना, 15 का, तो ये हो जाएगा जिंदगी नामा। किस उपन्यास का ये अंश है? जिंदगी नामा का, 15 का सी। फिर देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जो जिंदगी नामा है ये किसका उपन्यास है? तो जो जिंदगी नामा है ये कृष्णा सोबती का उपन्यास होगा। किसका? कृष्णा सोबती जी का नाटक उपन्यास होगा ये। जिंदगी नामा इसी नाम से इनकी एक कहानी भी है इन्हीं की, ठीक है ना, कृष्णा सोबती की। ये नेट और सेट में लगा हुआ है। बाकी आपका बंटी ये पीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ, ये सारे के सारे लगे हैं पीजीटी नेट सेट की सिलेबस में। ये जो जिंदगी नामा है ये नहीं लगा है पीजीटी की सिलेबस में, तो आप इसको उतना ध्यान रखिएगा। हर एक प्रश्न का आपको महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि पीजीटी वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। आपका बंटी पूछा जाएगा किसका ये उपन्यास होगा। पहले तो ध्यान रखिए सारे के सारे ये उपन्यास विधा की रचना है, आपको घुमा फिरा कर कंफ्यूज किया जा सकता है। जैसे कि बाणभट्ट की आत्मकथा, आपको पूछा जाएगा क्या जो बाणभट्ट की आत्मकथा है ये आत्मकथा है या उपन्यास है? हाँ, ये उपन्यास है ना कि आत्मकथा। आपका बंटी किसका ये उपन्यास है? मनु भंडारी का। बाणभट्ट की आत्मकथा ये किसका उपन्यास है? ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। मानस का हंस ये किसका उपन्यास है? ये अमृतलाल नागर का उपन्यास हो जाएगा, ध्यान रखना है। यहाँ पर और चीजें बता देता हूँ आपको, ज्यादा लंबी हम इस वीडियो को नहीं खींचेंगे क्योंकि थोड़ी व्याख्यात्मक ये सीरीज रहेगी। आप बताइएगा कि आपको एक वीडियो में 50 प्रश्न चाहिए या फिर जो हम डिस्कस करते हैं 25 से 30 प्रश्न उतने चाहिए। जो 25 से 30 प्रश्न हम डिस्कस करते हैं उसमें भी आपको उतने ही प्रश्न मिलेंगे 50 के आसपास, क्योंकि तथ्य आपको ज्यादा बताए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको इस जो ये वाला प्रश्न था यहाँ से आपके कम से कम 6 प्रश्न निकल गए, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न चाहिए या फिर जो वन लाइनर करके सीधे सीधे आपको 50 प्रश्न दिए जाते हैं वो चाहिए। जैसा भी आपको लगेगा आप बताइएगा, हम आपके इस कमेंट को ध्यान में रखकर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये होगी ये जितनी भी जो सीरीज होगी ना, ये नए पाठ्यक्रम पर आधारित पीजीटी के लिए, नेट सेट और पीजीटी की जो भी परीक्षाएं अन्य राज्यों में होती है वहां के प्रश्नों को संकलित करके आपके समक्ष लाया जाएगा और इनके उत्तर बताए जाएंगे। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज। ये पहली वीडियो है, इसी के साथ आगे की वीडियोस भी आपको बनाए जाते रहेंगे, ये भी ध्यान रखना आपने। फिर अगला प्रश्न है 16, इसमें पूछा गया है भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें से कौन मूलतः प्राचीन खड़ी बोली से संबंधित है? हमें खड़ी बोली वाला टॉपिक लगा हुआ ना, वहां के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये। तो जो 16 का सही विकल्प होगा तो ये होगा सी। भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें से जो दक्षिणी है ये प्राचीन खड़ी बोली से संबंधित होगी, सी सही विकल्प।
अगला प्रश्न देखिए, फिर से सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करने वाला आया है, तो आप इसको भी सम्मिलित कर लीजिएगा जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी। मान लीजिए आपको ज्यादा ये नहीं आता है कि कौन से किसका उत्तर होगा, मैं भी आपकी तरह उत्तर दूंगा यहाँ पर, जैसे कि 17 है ना ये। मान लीजिए आपको आता है यहाँ पर सुरती मिश्र की रचना। सुरती मिश्र की रचना कौन सी है, आपको पता है ये रस ग्राहक चंद्रिका है, रस ग्राहक चंद्रिका। एक तो आपको ये आता है, और दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आपको यहाँ पर सूदन की रचना पता होगा, सी का सूदन की ये। अब मान लीजिए आपको 2 ही यहाँ पर आते हैं, तो कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। ए का 3 कहाँ पर है, देखिए पहला ही सही हो गया, ए का 3, ए का 3 इसी में है, बाकी ये तीनों तो पहले से ही एलिमिनेट हो गए, इसलिए आपके ये तो काउंट होंगे ही नहीं। आप इसी तरह से प्रश्नों को बना सकते हैं। सुरती मिश्र का हो जाएगा रस गाहक चंद्रिका। और तोष की कौन सी रचना है, तोष की यहाँ के अनुसार देखिए, इस हिसाब से मैं बता रहा हूं, सुधा निधि, तोष की सुधा निधि, तोष की सुधा निधि। बोधा की कौन सी है, इश्कनामा। बोधा की इश्कनामा, ये कहाँ ले जा रहा हूं, बोधा की हो जाएगी इश्कनामा। इस प्रकार से आप इसका भी मिलान कर सकते हो। यहाँ पर आपका ये सारा का सारा सही हो जाएगा, ठीक है। 17 का डी सही विकल्प होगा। इस प्रकार से ध्यान रखिए, प्रश्नों को करोगे तो 4 विकल्प, यहाँ से 4 प्रश्न आपके निकल जाते हैं। सुरती मिश्र की रचना रस गाहक चंद्रिका, तोष कवि की रचना सुधा निधि, सूदन की रचना सुजान चरित, बोधा की रचना इश्कनामा। ये सारे के सारे जितने भी लेखक हैं, ये सारे के सारे यहाँ आपके रीतिकाल के, किसके, रीतिकाल के। एक प्रश्न आपको यहाँ से छोड़ता हूं, दूसरा प्रश्न आपने ये बताना है कि जो रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है। प्रश्न संख्या 18 क्या पूछा गया है इसमें, कला ज्ञान भी है रूप भी है, किसने कहा। कला ज्ञान भी है रूप भी है, किसने कहा, ये बताना है। 18 का सही विकल्प कौन सा होगा, तो ये आ गया आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ठीक है। तो 18 का सही विकल्प हो जाएगा सी। क्रोचे के द्वारा कहा गया था कला ज्ञान भी है और रूप भी है। अगला प्रश्न है 19, इसमें क्या पूछा गया है, गांधी, अंबेडकर और लोहिया भारतीय इतिहास की समस्याएं, इस पुस्तक के लेखक कौन होंगे। गांधी, अंबेडकर और लोहिया भारतीय इतिहास की समस्याएं, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। 19 का सही विकल्प क्या होगा, तो जो ये पुस्तक है ये है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। 19 का सही विकल्प हमारे समक्ष बी होगा। जो रामविलास शर्मा है, इन्होंने भी मार्क्सवाद के ऊपर काफी काम किया है, प्रगतिशील इनका व्यक्तित्व रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो रामविलास शर्मा है, इन्होंने भी अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। जो इनका इतिहास है हिंदी साहित्य का, ये इन्होंने कहाँ तक सीमित करके रखा था, भक्ति काल तक ही। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने अपनी इतिहास को भक्ति काल तक ही संक्षिप्त करके रखा था। और ये एक बार सेट की परीक्षा में आया भी हुआ है, तो इतना महत्वपूर्ण, देखिए फिर से रिपीट हो सकता है ये, ठीक है, तो ध्यान रखना आपने ये। अगला प्रश्न देखिए 20, इसमें क्या पूछा गया है, कर्ण द्वारा कवच और कुंडल दान देने का प्रसंग रश्मिरथी के किस सर्ग में आता है। पहले तो ये ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है कि जो कर्ण द्वारा कवच और कुंडल का दान किस रचना में दिया गया था, रश्मिरथी में। ये है वो रश्मिरथी। आप लोगों से कहूंगा कि आप एक बार रश्मिरथी को जरूर सुनना। आशुतोष राणा और मनोज मुंतशिर है। क्या चीज बोली है उन्होंने रश्मिरथी के संबंध में, आप अगर सुनोगे ना भाव विभोर हो जाओगे, आपके ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी ये रचना है रश्मिरथी। पूछा जाएगा रश्मिरथी किसकी रचना है, दिनकर जी की रचना है रश्मिरथी। किसकी है, दिनकर जी की। और जो दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है, इसका जो मुख्य नायक माना जाता है भगवान श्री कृष्ण को और कर्ण को, ठीक है।
तो जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने महाभारत देखी होगी ना, तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जाते हैं कौरवों के पास कि शांति समझौता कर लीजिए, पांडवों को जो 5 गांव है वो दीजिए, तो जो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार किसके द्वारा किया जाता है? दुर्योधन के द्वारा। तो इस तरह की घटना यहाँ पर बताई जाती है और भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन का अपना विराट रूप दिखा देते हैं, तो उसका सब कुछ ढीला हो जाता है भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर। तो ये किस सर्ग के अंतर्गत ये प्रसंग आया है? तो 20 का जो सही विकल्प होगा ये होगा विकल्प बी, चतुर्थ अंक के अंतर्गत या चतुर्थ सर्ग के अंतर्गत आया है ये 20 का जो सही विकल्प बी। अगला जो प्रश्न है 21, इसमें पूछा गया है सभी धर्म स्थान झूठ के अड्डे हैं, तुम वस्तुतः झूठ की आयु को लंबा करने में बड़ा सहायक है। सभी धर्म स्थान झूठ के अड्डे हैं, धर्म वस्तुतः झूठ की आयु को लंबा करने में बड़ा सहायक है। यह अंश मेरी तिब्बत यात्रा के किस शीर्षक से संबंधित है? देखिए कितनी गहराई से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ जो प्रश्न पत्र उपलब्ध है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो सभी धर्म स्थान झूठ के अड्डे हैं, धर्म वस्तुतः झूठ की आयु को लंबा करने में बड़ा सहायक है, ये किस रचना से उद्धृत है? तो ये मेरी तिब्बत यात्रा से उद्धृत होना था, ये आना था। इन्होंने ये भी पूछा कि किस शीर्षक से है। ये सारे के सारे जो शीर्षक है ये उपशीर्षक है मेरी तिब्बत यात्रा से। लहासा से उत्तर की ओर, गेनम की ओर, चांद की ओर, नेपाल की ओर, ये सारे के सारे मेरी तिब्बत की यात्रा के उपशीर्षक है। पूछा जा सकता है कि मेरी तिब्बत यात्रा ये किसकी रचना है, यात्रा संस्मरण है। ये हो जाएगा आपका किसका? राहुल सांकृत्यायन का। ध्यान रखिए, राहुल सांकृत्यायन जो घुमक्कड़ शास्त्र के प्रेरणा माने जाते हैं। एक देखिए बता देते हैं, 3 नाम घुमक्कड़ शास्त्र के तौर पर काफी प्रचलित है। एक तो हो गए राहुल सांकृत्यायन, दूसरे हो गए आपके अज्ञे, तीसरे हो गए आपके नागार्जुन। ये 3 तो बड़े ही खतरनाक थे, इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र के लिए काफी योगदान किया था। तो जो 21 का सही विकल्प होगा विकल्प ए, लहासा से उत्तर की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 22, जगत तपोवन शोकियो नामक निबंध संग्रह है, बताइए किसका है ये जगत तपोवन शोकियो नामक निबंध संग्रह? तो जो 22 का सही विकल्प होगा सी, विवेकी राय का ये निबंध संग्रह होगा। 22 का सी, जगत तपोवन शोकियो निबंध विधा की रचना है ये। अगला प्रश्न 23, भारत संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। तो 23 का सही विकल्प होगा अंतरराष्ट्रीय रूप। भारत संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय है। जैसे कि 1 हम इस प्रकार से लिखते हैं, 2 हम इस प्रकार से लिखते हैं, 3 हम इस प्रकार से लिखते हैं। जो ये अंकों का रूप है ये है आपका अंतरराष्ट्रीय रूप। कहीं पर भी जाइए आप पूरी दुनिया में इसको पहचान लेते हैं, इस अंकों के रूप को। ठीक है, हमारा शुरुआत में ये जो देखिए थोड़ा थोड़ा बना के लिखा था, 1 इस प्रकार से लिखा जाता था, 2 इस प्रकार से लिखा जाता था, 3 ये पहले बोले थे इस रूप को अपनाएं, 4 इस प्रकार से लिखा जाता था। ये रूप भी अपनाने के लिए कह रहे थे, परंतु जो जहां पर कमेटी बिठाई गई थी उन्होंने इसी रूप को अपनाया। ठीक है, इस रूप को नहीं। ये देवनागरी लिपि के चिन्ह है। ठीक है, ये वाले। तो 23 का सही विकल्प होगा बी। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 24, जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का प्रकाशन काल के हिसाब से सही अनुक्रम बताइए। तो जो 24 का सही विकल्प होगा आप इसका चयन कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न होगा आपकी परीक्षा हेतु। तो जो 24 का सही विकल्प होगा तो ये हो जाएगा 24 का डी। सबसे पहले प्रतिध्वनि आएगा, फिर आकाशदीप, फिर आंधी और इंद्रजाल। ये क्रम आपके समक्ष किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, दूसरी परीक्षा में, तो वहां पर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। देखिए परीक्षा में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनके जो कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष क्या क्या होगा, ये भी आपको बता देता हूं। जैसे प्रतिध्वनि,
प्रतिध्वनि का क्या है प्रकाशन वर्ष? तो प्रतिध्वनि का हो जाएगा 1900 पढ़ाई की खींची आई है, चलिए दोबारा से लिखता हूं 1926। आकाशदीप का क्या है 1928। आप भी लिखिएगा इन जो ये आपको तथ्य बता रहा हूं इनको लिखिए आप भी, आपको फायदा होगा। आंधी का क्या है 1931। आंधी का 1931। इंद्रजाल का क्या होगा 1936। ये देखिए क्रम सही होगा ये। अगर नेक्स्ट किसी प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर आप ये सही कर सकते हो। छब्बीस, 28, 31 और 36। एक ये खांसी लगी है, ठीक ही नहीं होती है कब से। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर 25। इसमें क्या पूछा गया है, उपन्यास के साथ उनके पात्रों को सुमेलित कीजिए। सूची ए में पात्र दिए गए हैं, सूची 2 में उपन्यास दिए गए हैं, तो इनका हम मिलान कर लेते हैं। ये भी आपको जो पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रश्न पूछा है। अधिकतर प्रश्न इस वीडियो में पीजीटी हिंदी से संबंधित प्रश्न है, इसलिए ध्यान से आपने देखने। सेट वाले भी ध्यान से देखिए, अगर कोई नेट वाले हैं तो नेट वाले भी ध्यान से देखिए। क्या है उर्मिला, तो बताना है आपने उर्मिला किस उपन्यास की पात्र है। उर्मिला झूठा सच की है। फिर जो मिट्टी, ये किस उपन्यास की पात्र है, जिंदगी नामा। लक्ष्मी किस उपन्यास के पात्र है, ये बताइए। आप अपने आप से भी प्रयास कर सकते हो प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, जरूरी नहीं कि मेरे हिसाब से। आप मेरे से पहले उत्तर देकर अपने कमेंट को बता सकते हो। अगर आपको आते हैं ना, वीडियो को पॉज करिए और उत्तर दीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। एक तरह से आपके मॉक टेस्ट हो जाता है ये। डी का जो सही विकल्प हो जाएगा, डी किसका, ये प्रतापी किसका है, धरती धन्ना अपना, इसका ये पात्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मिलान सही होता है। ए का 2 कहाँ पर है, ए का 2 सिर्फ हमारे विकल्प डी में ही दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। बी का 4 ये यहाँ पर है, और सी का 1 ये है, डी का 3 ये। इस प्रकार से ये मिलान हमारा सही हो जाएगा। ध्यान से देखोगे इसमें भी आपके 4 प्रश्न निकल जाते हैं कि उर्मिला झूठा सच की पात्रा है, मिट्टी ये जिंदगी नामा की, लक्ष्मी मैला अंचल की, और प्रतापी ये धरती धन्ना अपना की। चलो इनके वो भी बता देता हूं, इनके उपन्यासकार कौन कौन है। जो मैला अंचल के उपन्यासकार कौन होंगे, फणीश्वर नाथ रेणु। झूठा सच का आपको बता दिया, यशपाल का ये उपन्यास होगा। ये सारे के सारे उपन्यास है, ये भी ध्यान रखना। धरती धन्ना अपना ये किसका होगा, आपने शायद पहली बार ये नाम सुना होगा, नेट वालों ने और सेट वालों ने तो सुना ही है। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र की ये उपन्यास हो जाएगी। जिंदगी नामा ये कृष्णा सोप्ती की हो जाएगी, जो आपको पहले भी बताया था मैंने। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, 26। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण तंत्र स्थिर उच्चारण तंत्र के अंतर्गत नहीं आता। देखिए फिर से इस प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण तंत्र स्थिर उच्चारण तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो 26 का सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, जिह्वा। जो जिह्वा है यह उच्चारण तंत्र स्थिर उच्चारण तंत्र के अंतर्गत नहीं आता। क्यों, ये देखिए स्थिर नहीं है। अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूं ना, मेरी जीभ ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी जगह घूम रही है। जो कंठ नलिका होती है स्थिर होती है, नासिका विवर होती है स्थिर होती है, दंत होते हैं स्थिर होते हैं, परंतु जीवा स्थिर नहीं होती है। आप थोड़ा सा अनुमान लगाकर ही इसका चयन कर सकते थे। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ अवश्य जुड़िएगा, वहां पर मैंने दुनिया भर की पीडीएफ सेंड करके रखी है, आपको अवश्य फायदा होगा उसका। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नेट वाले हैं तो उनके लिए तो गागर में सागर है वो टेलीग्राम।
फिर अगला प्रश्न है 27। इसमें क्या पूछा गया है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढेगी पीड़ा। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, किस काव्य संग्रह की पंक्तियां हैं? तो सही विकल्प हो जाएगा 27 का ए, निहार। निहार किसकी रचना है? निहार, दशमी, नीरजा, सांदेकित, ये सारी की सारी रचना किसकी है? तो ये आपकी महादेवी वर्मा की रचनाएं होंगी, ये भी ध्यान रखना है आपने। महादेवी वर्मा से संबंधित तथ्य मैंने आपको ऊपर बता दिए थे, तो यहाँ पर ज्यादा नहीं बताऊंगा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 28। रस विवेचन में करुण रस विवेचन में कारण रूप किसे कहा गया है? रस विवेचन में कारण रूप किसे कहा गया है, ये बताना है। 28 का कौन सा सही विकल्प होगा? 28 का होगा विकल्प ए, विभाव को रस विवेचन में कारण रूप कहा गया है। आप देखेंगे जब पीजीटी का सिलेबस, वहां पर हमें रस लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये आपकी परीक्षा हेतु। ज्यादा बार बार मैं बताना नहीं चाहूंगा, परंतु ध्यान रखिए ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन पीजीटी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और ये हमें सिलेबस में लगे भी हुए हैं। आपसे ये प्रश्न और पूछूंगा। तीसरा प्रश्न आपने बताना है कि जो रस सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है और उनके जो रचना है उसका क्या नाम है। वैसे आपको बता देता हूँ, रसों की संख्या जो मानी जाती है वो मानी जाती है 9, ठीक है, रसों की संख्या 9 मानी जाती है। अगर आप में से कोई जानकार हो तो वो बता सकता है रसों की संख्या वो कौन कौन सी है और उसके स्थायी भाव कौन कौन से हैं, ये भी आपने बताने हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपनी वीडियो के 28 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा वहां पर हम इसी आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी लंबा ये वीडियो हो गया है, तो आराम से आप इनको देखिएगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आगे की जो वीडियो रहती है उसमें आपको सीधे सीधे प्रश्न पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, उत्तर दे देंगे। अगर वो भी ठीक लगती है वो भी बताइए, अगर इस तरह से ठीक लगता है ये भी बताइएगा, ठीक है। तो फिर से कहूंगा, अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो एलटी टेट की तैयारी करना चाहता है, अभी तक नहीं कर पाया है, या फिर आपकी कोई नियर डियर है, तो आप उनको हमारा चैनल रेकमेंड कर सकते हो। और पीजीटी की तैयारी कोई करना चाहता है तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।